ऑफ इंस्टीट्यूट के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा संस्थान सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेज आदि चल रहे हैं, जिनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधाकर राव जाधवर और साथ ही साथ उपाध्यक्ष हैं अधिवक्ता शार्दुल राव जाधवर। जाधवर इंटरनेशनल स्कूल की मुख्याध्यापिका सौभाग्यवती राखी व्यास, इस फेसबुक से जुड़े मेरे अन्य स्नेहीजन सभी बच्चों, आप सभी को डॉक्टर महेश तिवारी का नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना महामारी का फैलाव जो सारे विश्व में हो रहा है, उससे आपका परिवार सुरक्षित होगा, आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज 15 तारीख है। यूं तो 14 सितंबर को सारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां वहां हिंदी दिवस मनाया जाता है। सौभाग्यवती राखी व्यास का मुझे कुछ दिनों पहले फोन आया था, मोबाइल आया। मैंने कहा कि 14 तारीख को एक फेसबुक कवि सम्मेलन में मैं व्यस्त हूं और इसीलिए उन्हें 15 तारीख को समय नियत किया और मैं आप सबकी सेवा में हूं। आइए बातों का सिलसिला इन 4 पंक्तियों से आरंभ करते हैं। भाव धरा पर शब्द मेघ झरते हैं, भाव धरा पर शब्द मेघ झरते हैं, हम शब्दों का अनुबंध बांध भरते हैं। सारे विश्व में जितने भी भाषाएं हैं सभी शब्दों से जुड़ी हैं। अलग अलग शब्द हो सकते हैं अलग अलग भाषाओं के, लेकिन शब्द का महत्व अत्यंत आवश्यक है। मुझे याद आता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने बालकांड के पहले श्लोक में वंदना की। किसकी वंदना की? ये एक विषय है सोचने का। आराध्य उनके रहे हैं भगवान राम और तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं हनुमान जी। तो सोचिए उन्होंने किसकी वंदना की? क्या रामचंद्र जी की वंदना की, मां सीता की वंदना की, हनुमान जी की वंदना की, या सूर्यवंशी होने के कारण उन्होंने भगवान सूर्य की वंदना की, या प्रथम पूज्य भगवान गणेश की वंदना की? किसकी वंदना की? यदि हम रूबरू होते तो चर्चा करते, आपसे पूछते, आप बताते किसकी वंदना की, लेकिन फेसबुक पर होने के कारण यह संभव नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं उन्होंने किसकी वंदना की। सबसे पहले उन्होंने वर्ण की वंदना की, यानी शब्दों की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामकी, यानी सबसे पहले उन्होंने वर्ण को नमन किया। शब्द जितने भी बनते हैं वर्णमाला से जुड़े बनते हैं। व्यंजन और स्वर ये दोनों मिलते हैं तब शब्दों का निर्माण होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले शब्दों को नमन किया है। इतना महत्व है हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में शब्दों का। तो भाव धरा पर शब्द मेघ झरते हैं और हम शब्दों का अनुबंध बांध भरते हैं। गुरुओं बच्चों तन मन से जुड़िए मुझसे, हम बातों का श्री गणेश करते हैं। हिंदी 2.5 अक्षर हैं हिंदी के, और 2.5 अक्षर जब सुनता हूं मैं तो मुझे प्रेम 2.5 अक्षर, प्यार 2.5 अक्षर, उर्दू में हम कहें इश्क 2.5 अक्षर, अंग्रेजी में कहें तो लव 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर का महत्व क्या है ये संत कबीरदास जी ने बताया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यदि प्रेम है तो सारी भाषाएं अपनी है, और यदि भाषा के प्रति आपका प्रेम नहीं है तो विवाद उत्पन्न होता है। मित्रों, एक विषय है कि मानव की पहली भाषा क्या हुई होगी। मानव की पहली भाषा क्या थी? मानव की पहली भाषा थी मौन, यानी मानव इशारों में अपनी बात को समझाने का प्रयास करता था, भाव भंगिमा के माध्यम से
जैसे मूक और बधिर ये आपस में बातचीत करते हैं इशारों से, उसी तरह सबसे पहले भाषा बनी यह है मौन की भाषा। बाद में धीरे धीरे सवाल अब ये पैदा होता है कि भाषा यानी क्या है। भाषा मित्रों बोलचाल का एक माध्यम है। पहले जो आपसी बोलचाल या बातचीत का माध्यम था, कालांतर में वही भाषा के रूप में परिवर्तित हुआ। फिर विद्वानों के द्वारा भाषा का विकास कार्य किया गया। पुरातन काल में हमारे देश की भाषा संस्कृत थी, यानी यही सोचिए कुछ 1000 साल पहले इस देश में संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा सबसे वैज्ञानिक भाषा। लेकिन आप सभी को ज्ञात है इतिहास में कि भारतवर्ष में मुगलों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया। उन्होंने हमारी भाषा से हमारी संस्कृति को काटा और अपनी अपनी भाषाएं उन्होंने, चाहे हिंदुस्तानी भाषा के रूप में, उर्दू भाषा के रूप में, अरबी फारसी के रूप में, अंग्रेजी के रूप में जहां पर लाई और उसे प्रवाह में लाया। बाद में धीरे धीरे संस्कृत भाषा जो पहले देव भाषा थी वो पिछड़ती चली गई। लेकिन हिंदी जो आरंभ से रही है वो भाषा आज भी जिंदा है। हिंदी का उद्भव भी अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत से ही हुआ है और हिंदी की वर्णमाला संसार की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है, ऐसा सारे ज्ञानी मानते हैं। साथ ही देवनागरी लिपि जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये भी वैज्ञानिक मानते हैं। हिंदी भाषा जो है इसका शब्दकोश इतना विशाल है, इतना व्यापक है, जितना किसी और भाषा का नहीं हो सकता। मित्रों, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक शब्द है आंख, जिसे हम यदि हम बहुवचनी कहें तो आंखें कहेंगे। अंग्रेजी में शब्द है आई। अब यहां पर दुविधा पैदा होती है। आई यानी मैं भी है, वही शब्द है। जो अल्फाबेट है, वर्णमाला अंग्रेजी की है आई, वो भी है। और आंख के लिए भी आई कहा जाता है। फिर किस तरह से बोला जा रहा है, इससे समझ में आता है कि वास्तविक वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। लेकिन हिंदी भाषा देखिए, आंख, इसके पर्यायवाची कई शब्द हैं। नैन, आंख के लिए शब्द है। नैन, दृग, नेत्र, ये सारे आंख के पर्यायवाची शब्द है। ऐसे कई पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा में आप पाएंगे, किंतु अंग्रेजी भाषा में केवल एक शब्द है आई, दूसरा कोई शब्द नहीं। अब आप देखें हिंदी भाषा कितनी विशेष है, ये समझाने का उदाहरण से प्रयास कर रहा हूं आपको। मैं मेरे से बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ हिंदी में, तो मैं कहता हूँ तू ये कार्य कर, तूने ये काम क्यों नहीं किया, तो मैं कहता हूँ तू। यदि कुछ लोग और अच्छे मेरे साथ में मिलते हैं तो मैं उनसे तुम बोल करके उनको संबोधित करता हूँ। जो मुझसे बुजुर्ग हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनका सम्मान मेरे मन में है, मैं उन्हें आप कहता हूँ। मैं ही नहीं, आप भी ऐसा ही करते होंगे। आप यानी तू, तुम, आप, ये 3 शब्द हैं। किसी को महिमा मंडित करने की बात है तो मैं उन्हें संबोधित करूंगा कि आप अति विशेष व्यक्ति हैं। मैं कहूंगा सुधाकर राव जी, आप अति विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके मन में विचार आया कि आपकी खुद की विद्यापीठ बने 2025 तक। आप विशेष व्यक्ति हैं। किंतु यदि अंग्रेजी में मैं कहूंगा तो मेरे ग्रैंडसन को, यानी मेरे पोते को भी मुझे कहना पड़ेगा यू, और प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी कहना पड़ेगा यू, यानी वहां पे एक ही शब्द है। लेकिन हिंदी इतनी सारगर्भित भाषा है कि वहां पर अनेकों शब्द हैं जिनसे हिंदी लोगों तक पहुंचने का काम करती है। अब हिंदी संसार की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये सबसे सरल भाषा है, लचीली भाषा है
और इसकी विशेषता क्या है? जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। हिंदी में कोई शब्द साइलेंट नहीं है, जो लिखते हैं वही बोलते हैं, किंतु अंग्रेजी में जैसा आप सभी जानते हैं, हिंदी में हम कहते हैं चाकू, छुरी, अंग्रेजी में है नाइफ। स्पेलिंग क्या है? KNIFE। यानी बोलने जाए हम जैसा लिखा है वैसा ही यदि बोलते हैं तो बोलेंगे कनाइफ, लेकिन वहां पे के साइलेंट है। हिंदी में ऐसा नहीं है। अब साइकोलॉजी हम कहें तो साइकोलॉजी शुरू कहां से होती है? स्पेलिंग PSY, यानी पी साइलेंट है। अब एक शब्द है, कई लोग स्पेलिंग ही बता नहीं पाते, वो शब्द है लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, के लेफ्टिनेंट की है, लेकिन उसमें फ नहीं है, साइलेंट है। तो हिंदी भाषा जो है वो जो लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है, लेकिन साइलेंट भाव जो है ये अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्यादा है। हिंदी भाषा की विशेषता और है कि यहाँ पे जो वर्णमाला है, अंग्रेजी में हम अल्फाबेट कहते हैं, उसमें कोई कैपिटल नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक जैसे हैं। और यहाँ पर जितने भी आधे शब्द आते हैं उनको पूरा करने के लिए एक पूरा शब्द है। कई उदाहरण ऐसे हैं, जैसे हम कहेंगे कि यदि हम बातों के अंदर कहें हिंदी, न आधा है तो द पूरा है बड़ी ई की मात्रा के साथ में, और ह के अंदर छोटी ई की मात्रा है, और न जो आधा है उसको दोनों तरफ से पूरक मिले हैं। ये हिंदी की विशेषता है। अंग्रेजी भाषा के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिंदी भाषा के मूल शब्दों की संख्या 2,50,000 हैं और इससे भी अधिक हैं। हिंदी भारतवर्ष सहित दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। हिंदी के व्याकरणीय नियम प्रायः अपवाद रहित रहते हैं और आसान भी है समझने में भी और बोलने में भी। हिंदी भारत की प्रथम राजभाषा और हमारे देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। वैसे हमारे देश में राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है और स्थानीय बोली है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोलियां हैं। सभी बोलियों का हम सम्मान किया करते हैं, चाहे भारतवर्ष की हो चाहे विश्व की हो। लेकिन कभी कभी राजनीतिक परिवेश में भाषा के माध्यम से विवाद खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। कई राज्यों में हिंदी का विरोध होता है। उन्हें मन में भय है कि हिंदी को यदि हम स्वीकार करेंगे तो हमारी भाषा लुप्त हो जाएगी, लेकिन ये उनके मन का भय नहीं है, उनको वहम है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा इस बात में। मैं तरन्नुम में 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर राव जी जाधवर को समर्पित हैं कि हिंदी इस देश का तो स्वाभिमान है, हिंदी इस देश का तो स्वाभिमान है, शेष सारी भाषाओं का भी सम्मान है। अनगिनत बोलियों की गंध से भरा, अनगिनत बोलियों की गंध से भरा, विश्व का सिरमौर मेरा हिंदुस्तान है, विश्व का सिरमौर मेरा हिंदुस्तान है। मेरा हिंदुस्तान है जहां पर हिंदी को मान्यता राष्ट्रभाषा के रूप में दी जानी चाहिए। संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें जब संविधान बनाया गया तो निश्चित किया गया कि हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन बाद में क्या क्या हुआ, ये एक राजनीति का विषय है, उस पर हम जाना नहीं चाहते। लेकिन मैं कह ये रहा था मित्रों कि अलग अलग राज्यों में जो हिंदी का विरोध किया जाता है वो पूरी तरह से गलत है। हिंदी ये जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का और रोकने का काम कभी नहीं करती। 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कभी किसी भाषा का उपहास ना करो, कभी किसी भाषा का उपहास ना करो,
बातचीत में ऐसा परिहास न करो, कभी किसी भाषा का उपहास न करो। बातचीत में ऐसा परिहास न करो, भाषा पर विवाद का प्रयास न करो। भाषा पर विवाद का प्रयास न करो, भारतवर्ष की संस्कृति का नाश न करो। भारतवर्ष की संस्कृति का नाश न करो। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है? हिंदी को स्वीकार करना इसलिए आवश्यक है कि सारे भारतवर्ष में बड़ी सहजता के साथ, आसानी के साथ बोली जाने वाली ये भाषा है। सारे भारत को जोड़ने वाली भाषा है। राज्य की भाषा का महत्व है। राज्य की भाषा राज्य में लागू होनी चाहिए, उसका सभी सम्मान करते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी सब तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है। लेकिन होता क्या है कि हिंदी जिसे राजभाषा की मान्यता मिलनी चाहिए थी, उसे अब तक वो नहीं मिली। 70 वर्ष लगातार बीतते गए, सभी ने प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई कारण हैं। यहाँ तक कि ऐसा होता है कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी की महत्ता सरकारी विभागों में, गैर सरकारी विभागों में, अर्ध सरकारी विभागों में, क्या बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई है, उनमें कार्यक्रमों के माध्यम से समझाया जाता है कि हिंदी अच्छी भाषा है, लेकिन प्रयोग में नहीं लाया जाता। सरकार भी लाखों रुपए खर्च करती है हिंदी का सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन सब व्यर्थ है। इस पर 4 पंक्तियां स्मरण आती है। जब हिंदी केवल कागजों की राष्ट्रभाषा हो, जब हिंदी केवल कागजों की राष्ट्रभाषा हो, जब हिंदी दिवस सिर्फ सरकारी तमाशा हो। कल भी बोलता था मैं, अब भी बोलता, कल भी बोलता था मैं, अब भी बोलता, सच्चे राष्ट्रभक्तों को क्यों ना निराशा हो। सच्चा राष्ट्रभक्त का मन दुखता है। आप सभी अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं, करनी चाहिए। अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन हमने दूसरे देशों से भी सीखना चाहिए। हमने जापान से भी सीखना चाहिए, जहां पर वे जापानी भाषा को स्वीकार करते हैं और अपनी भाषा छोड़ते नहीं हैं। अंग्रेज आए, चले गए, लेकिन अंग्रेजी हम पर लाद कर गए हैं। ये आज चिंतन का विषय है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी की पढ़ाई मत करो, अंग्रेजी से मेरा बैर नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि भारत को जोड़ना है तो हिंदी भाषा का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी व्याकरणीय नियम प्रायः अपवाद रहित है हिंदी भाषा में, और अत्यंत आसान भी है। हिंदी भारतवर्ष की प्रथम राजभाषा है। हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यूं तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, 13 विभिन्न लिपियों में लिखी गई हैं, और 720 से अधिक बोलियां भारतवर्ष में प्रचलन में है। अंग्रेजी भाषा हर ओर हावी है, उसमें कोई बैर वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि संविधान सम्मत सारी भाषाओं के साथ साथ हिंदी का महत्व बढ़ाना ये अत्यंत आवश्यक है मित्रों, और इस ओर सभी का ध्यान देना भी अत्यंत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा कैसे है। हिंदी का वर्णमाला का कोई भी अक्षर जो है वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी कारण दिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसी बात नहीं है, हमने इसके पहले चर्चा की है। हिंदी में है जो अलग अलग भाषाओं के रूप हैं, शब्दों के वर्णमाला के रूप हैं। इसमें है कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय और औष्ठव्य। ये 5 प्रकार हैं ये वर्णमाला के। इसमें स्वर नहीं है वर्णमाला में। यदि हम कहते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये सारी भाषा जो है ये कंठव्य है, ये वर्णमाला कंठव्य। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि उनके उच्चारण के समय ध्वनि कंठ से निकलती है। क, तालु को जबान नहीं लगती, कंठव्य इसलिए कहा गया है। क, ख, ग, घ, अंग।
दूसरी भाषा जो है वो है तालव्य। च, छ, ज, झ, ज्ञ, मराठी में ज्ञ कहते हैं। ये तालव्य इसलिए कही जाती है क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी जीभ तालू के पास स्पर्श होती है। आप बोलिए च, यानी दांत के ऊपर जो तालू का भाग है वहां पर जाकर जीभ टकराती है, तब आप च बोलते हैं। वहीं पे जाकर के जीभ टकराएगी तो आप छ बोलेंगे। ज, झ, ये सारी तालव्य है, इसे कहा तालव्य। तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य क्यों कहा जाता है? इनका उच्चारण जीभ की मूर्धा से लगने के बाद होता है। जीभ के जो पीछे का भाग है वहां पे जाकर के जब जीभ लगती है, यानी दांतों के पीछे के भाग में जाके जीभ लगती है, तो वहां पर है ट, ठ, ड, ढ, ऋण, बाण वाला ऋण। अब देखिए ट जीभ लगी, ठ वहीं पे जाकर लगी, ढ। मेरा ये कहना है कि हिंदी भाषा में इतनी विशालता है और हर बात का उत्तर है कि ये ऐसा क्यों है, इस बात का उत्तर है। दंतीय, जो मैंने पहले 5 प्रकारों में कहा दंतीय, अब दंतीय कैसे हैं? त, थ, द, ध, न। अब बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनके उच्चारण के समय जीभ दांतों के पीछे के भाग को लगती है। त बोलिए, देखिए जीभ लगी तो उच्चारण आया त, थ, द, ध, न, ये दंतीय है। और औष्ठव्य यानी आपके ओंठ से जो शब्द निकलते हैं वे हैं प, दोनों ओंठ मिले और प आपने कहा, फ, दोनों ओंठ मिले, ब, म, भ, ये जो है ये औष्ठव्य भाग है, यानी इसमें दांतों के पीछे आपकी जीभ लगे तो शब्द निकलते हैं। हिंदी जैसी वैज्ञानिक भाषा और कोई नहीं है, ये समझना और उस पर चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी भारतीय परंपरा में रिश्तों का वर्गीकरण करके अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में हम देखते हैं, मैं अपने बातों से हिंदी का अपमान करने का मानस नहीं रखता, मुझे क्षमा करें। अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, लेकिन यहाँ पे चिंतन का विषय क्या है कि हिंदी श्रेष्ठ कैसी है, ये हम सबको समझना आवश्यक है। इसलिए आप ये न समझे कि मैं अंग्रेजी का अपमान कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि हमारी हिंदी भाषा कितनी श्रेष्ठ है। अब आप देखिए कि हम संबोधन करते हैं अपने रिश्तेदारों को, एक शब्द है चाचा, मामा, मौसा, मौसी, माँ की बहन मौसी, चाची, काकी, बुआ, उधर फूफा, बहनोई, यानी हमारी बहन के जो पति हैं उन्हें बहनोई कहते हैं। तो हिंदी भाषा में संबोधन हर व्यक्ति के लिए अलग 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 हैं। जीजाजी है, साली है, साला है, ये सारे अलग अलग शब्द हैं जो हम संबोधित करते हुए उनका सम्मान भी करते हैं। अब अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी में शब्द क्या है? अंकल, आंटी, सब आ गए इसमें। चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, ताऊ को भी अंकल, यदि आपके बहनोई है उन्हें भी अंकल, और साथ में एक शब्द और जुड़ जाता है अंग्रेजी में, ब्रदर इन लॉ, यानी साला ब्रदर इन लॉ, साली सिस्टर इन लॉ। बस अंग्रेजी कहीं तक है, लेकिन हिंदी भाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग संबोधन है। भाभी को हम भाभी ही बोलेंगे, चाची को हम चाची ही बोलेंगे, ये हिंदी की विशेषता है और इसीलिए हिंदी स्वीकार्य भाषा होनी चाहिए। आश्चर्य तो और अधिक है कि आजकल घर परिवार में बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को मम्मी कहते हैं। पहले तो भी मम्मी कहा जाता था, आजकल तो मम्मी, यहां तक कि मॉम कहा जाता है, मॉम। अब मम्मी एक पिक्चर आई थी अंग्रेजी की, बाद में हिंदी में भी अनुवादित की गई। मम्मी एक कब्र जैसा है जिसमें से एक जीव जो आत्मा के रूप में हम मानते हैं
वो अलग अलग विषय है रहस्य का, लेकिन वो मम्मी है। हम अपनी माँ को मम्मी बना रहे हैं, मॉम कह रहे हैं। पिताजी को हम कहते थे बाबूजी, पिताजी, हम उन्हें डैडी कहते हैं। और आजकल तो और शॉर्ट फॉर्म हो गया है डैड। अब अंग्रेजी मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो डैड का अर्थ होता है डैड। क्या होता है डैड का अर्थ? जो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया वो है डैड। अपन बोलते हैं ना, वो व्यक्ति डैड, अरे ही इज डैड। तो ये नहीं होना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति को बिना आवश्यकता के ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई को अंग्रेजी में ब्रदर कहा जाता है और सिस्टर को बहन। अब आजकल तो और शॉर्ट फॉर्म हो गया है, ब्रदर नहीं बोलते ब्रो कहते हैं, और सिस्टर नहीं कहते सिस कहते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हर देश की एक सांस्कृतिक परंपरा है। हमने सीखना चाहिए चीन से, हमने सीखना चाहिए अरब कंट्रीज से, हमने सीखना चाहिए जापान से, जो अपनी सांस्कृतिक आधार को पूरी तरह मजबूती के साथ निभाते चलते हैं। यदि कोई जापानी आपसे बात कर रहा है तो वो अपनी मूल भाषा में बात करेगा। और मैं सम्मान करना चाहता हूं कि जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार यूएन में बोलने के लिए गए तो उन्होंने हिंदी को वहां पर स्थापित किया। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब कहीं विदेशों में बातचीत करते हैं तो वहां पे हिंदी में बातचीत करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होती है, और यह स्थापना अत्यंत आवश्यक है। हर भाषा यदि स्थापित है अलग अलग देशों की, तो ये असम्मान हमारे देश की भाषा के साथ क्यों है मित्रों? अब ये तो सभी जानते हैं कि अंग्रेजी पूर्ण वैज्ञानिक भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी पूर्ण वैज्ञानिक है। अब हिंदी की वर्णमाला देखिए। हिंदी की वर्णमाला में स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं। कुछ लोग 12 स्वर मानते हैं, कुछ लोग 11 स्वर मानते हैं, कुछ लोग 35 व्यंजन मानते हैं। ये सारे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, ये स्वर हैं। और जब वर्णमाला के अक्षर से मिलते हैं तो उनके जुड़ाव के बाद शब्द बनता है। स्वर में 3 तरह के हैं। एक छोटी मात्रा कहते हैं जिसे ऋस्व कहा जाता है, और बड़ी मात्रा को दीर्घ कहा जाता है। और एक प्लुत प्लुत स्वर है जिसमें 2-3 स्वर मिलकर के एक नाद निकलता है, और वो है ओम। इसमें अ, उ, म ये तीनों मिले हैं, इसलिए प्लुत स्वर कहलाता है। तो ये हिंदी का व्याकरण जो है बड़ा विस्तारित है। हमारा व्याकरण शास्त्र है जिसमें हिंदी के बारे में सखोल अध्ययन करके उसे स्थापित करने का प्रयास किया गया है। मित्रों, ये कार्यक्रम करते करते, चूंकि बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चे भी हैं इस आयोजन में, मुझे एक बात याद आती है। बच्चे जो होते हैं ये बड़े समझदार होते हैं, और हमारे देश में बच्चों को हमारे देश का भविष्य माना जाता है। आज आप सभी जानते हैं कि 2023 में नई शिक्षा नीति आने वाली है। आज शिक्षा नीति में क्या हो रहा है ये आप सबको ज्ञात है। जितने भी ज्ञानी शिक्षक मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भी ज्ञात है, और जो बच्चे अभी 10वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, उन्हें भी ज्ञात है कि शिक्षा नीति वर्तमान की जो है वो बेहतर होनी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षाविद जानते हैं, यानी अधिवक्ता जी जानते हैं, शार्दुल राव जी, कि शिक्षा नीति वर्तमान की क्या है। कि कभी भी आप अपने भीतर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं निगेटिविटी, उसे हिंदी में कहा जाता है नकारात्मकता, न लाएं। आज बच्चों में आत्महत्या ये बड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। तो नकारात्मकता छोड़ करके सकारात्मकता की ओर बच्चों ने बढ़ना चाहिए। ये इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आप तक कहना चाहूंगा।
कि मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता। मुश्किलों से भाग जाना, मुझे क्षमा करें, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जीवन का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जीवन में, संघर्ष करने वालों के कदमों में जहान होता है। जो संघर्ष करते हैं वही सब कुछ पाते हैं। जो भयभीत होते हैं उनमें नकारात्मकता बढ़ती है और उनके कदम जो आगे बढ़ते हैं उससे पूरा परिवार दुखी होता है। बच्चों, आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। आपके शिक्षक आपको जो समझाते हैं, भले कभी कभी क्रोध से भी समझाते होंगे, लेकिन आपको आपके शिक्षक जो समझाते हैं वो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में ये भी एक बात है कि हम शिक्षक को गुरु के रूप में पूजते हैं, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम वंदना करते हैं गुरु की। जब हम प्राइमरी में पढ़ा करते थे, बाल्यकाल में, उस वक्त तो शिक्षक यदि हमारी गलती रही तो हमें तमाचे मारते थे और घर वाले ये कहते थे कि एक और मेरी तरफ से मारना यदि इसने बराबर पढ़ाई नहीं की, मस्ती की। लेकिन आज ये बात नहीं है। सबकी सीमाएं हैं और इन सीमाओं में रहकर अध्ययन करना है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हंसने मुस्कुराने की बात भी कार्यक्रम में होनी चाहिए। अब कई बार ऐसी हंसी आ जाती है, जैसे अंग्रेजी का शब्द है सी, कभी सी क बन जाता है, कभी सी स बन जाता है, कभी सी छ बन जाता है। बड़ी परेशानियां हुआ करती हैं ऐसे समय। व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर इसी तरह की कई हंसी मजाक की बातें आती होंगी। बच्चों का कार्यक्रम है। एक बात मुझे याद आ रही है, हंसने मुस्कुराने की बात है, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक गांव में 3 बच्चे जो पढ़ाई करते थे, बड़े प्यारे मित्र थे, मध्यम वर्गीय थे। अब हमारी परंपरा में कोजागिरी का एक त्योहार आता है। कोजागिरी में होता यह है कि दूध खरीद कर उसे गर्म कर उसे घोटा जाता है, जिसे हम औटाना भी कहते हैं। और उस दूध को यदि 5 लीटर है तो वो 3 लीटर हो जाए, और उसके बाद में रढ़ा हुआ दूध चंद्रमा की किरणों के साथ अमृत बनता है। ऐसी हमारी मान्यता है और हम वो पिया करते हैं। मध्यम परिवार के 3 बच्चे कोजागिरी मनाने के लिए अपने पैसे बड़े जुगाड़ करके जमाए और 5 लीटर दूध उन्होंने खरीद के लाया, और वे अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। परिवार में कोई नहीं था, सब बाहर गए हुए थे। तीनों बच्चों ने, एक ने अपने परिवार से स्टोव लेकर आया, एक ने पतीला यानी गंज लेकर आया, और एक ने दूध डाला, थोड़ी शक्कर डाली और बातचीत करने लगे। बातचीत में दूध जो 5 लीटर था इतना रड़ गया, इतना गाढ़ा हो गया कि 1 ही लीटर बचा। पीने वाले 3, उन्होंने आपस में चर्चा की और कहा कि हम तीनों सो जाते हैं, सबको एक एक सपना आएगा, कुछ देर बाद हम उठेंगे, सपना बताएंगे, और सपना बताने के बाद जिसका सपना सबसे अच्छा रहा वो ये पूरा दूध पी जाएगा। तीनों ने बात मान ली, तीनों सो गए। 2 घंटे बाद में तीनों उठे। पहले ने कहा, मुझे सपना आया था, बहुत बढ़िया सपना था मेरा। सपने में मुझे भगवान राम दिखाई दिए। मैं उनके पैर पड़ा तो बोले, चल मैं तुझे अयोध्या ले जाता हूँ। तो भगवान राम ने जो पुष्पक विमान रावण से लेकर आए थे, उस पुष्पक विमान में मुझे बिठाया और मुझे लेके गए अयोध्या। अयोध्या में गया, भगवान राम का बड़ा राजमहल, और भगवान राम ने बहुत खिलाया पिलाया, बहुत आनंद आया सपने में। दूसरे ने कहा, मेरा सपना भी कुछ अलग है। मुझे भगवान कृष्ण नजर आए सपने में और मुझे बोला, तू इतना दुबला क्यों हो गया, कुछ खाता पीता क्यों नहीं? तो मैंने कहा, भगवान हम गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, महंगाई में क्या खाएं। भगवान बोले, चल मेरे साथ। मुझे मथुरा लेकर के गए।
वहां से ब्रजभूमि लेकर गए, वृंदावन घुमाए मुझे, बरसाना घुमाए, और ब्रजभूमि मुझे ये माखन खिलाए, खूब माखन खिलाए। तीसरे से पूछा तुझे कौन सा सपना आया? वो रोने लग गया। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्या हुआ भाई, सपना नहीं आया? आया। फिर आया तो बोलना क्या आया? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे डर लग रहा है। अरे किसका डर है? भूत दिखा? नहीं नहीं नहीं। क्या दिखा बता तो। मुझे हनुमान जी दिखे। हनुमान जी दिखे? हाँ। फिर हनुमान जी को मैंने कहा भगवान मुझे माफ करना, मेरी रक्षा करने गदा उठाई, मुझे एक मारी। बोले सो क्यों रहा है? आराम करने का समय है या तो दूध पीने का समय है? अभी उठ और जो गंज में दूध रहे वो पूरा का पूरा दूध पी जा, नहीं तो तुझे अपनी गदा से मारता हूं। और मैं डरते डरते उठा और पूरा दूध पी गया। उन दोनों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा तू दूध पिया, उस वक्त हमें आवाज क्यों नहीं दी? वो मुस्कुराते हुए बोला कैसे आवाज देता, तू तो अयोध्या गया था और तू तो मथुरा गया था, मुझे अकेले को पीना पड़ा। ये सारी बातें हमें समझाती है कि जीवन में अध्ययन के साथ आनंद होना भी और आनंद लेना भी अत्यंत आवश्यक है। आज के इस आयोजन में हिंदी पर एक रचना मैं आप सबके सम्मुख समापन के पूर्व प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी क्या है, ध्यान देकर सुनिए। एक एक शब्द बड़ा विशेष है कि रग रग में जो है बसी हुई जो जीवन की अभिलाषा है, रग रग में जो है बसी हुई जो जीवन की अभिलाषा है, वह स्वप्न सुंदरी नहीं कोई माँ जैसी हिंदी भाषा है। वह स्वप्न सुंदरी नहीं कोई माँ जैसी हिंदी भाषा है। और जब से नैनों को खोला है इसकी गोदी में खेला हूँ, जब से नैनों को खोला है इसकी गोदी में खेला हूँ, इसके भावों पर पला बढ़ा इसकी नजरों का मेला हूँ। और है संस्कृत की ये लाडली पुत्री। क्या है हिंदी? कि है संस्कृत की ये लाडली पुत्री, उर्दू सखी सुनैना है, मराठी गुजराती पंजाबी इसकी प्यारी बहना है। हम ये भी कह सकते हैं अलग अलग भाषाएं जो संविधान में हैं, बोडो असमिया बंगाली इसकी प्यारी बहना है हिंदी की, मणिपुरी कोंकणी कश्मीरी इसकी प्यारी बहना है, मैथिली उड़िया नेपाली इसकी प्यारी बहना है। यानी हम कहें कन्नड़ तेलुगु मलयालम इसकी प्यारी बहना है, सिंधी डोगरी संथाली इसकी प्यारी बहना है। और हिंदी पर बहुत वार हुए हैं। हिंदी पर वार आदिकाल से नहीं हुए, पहले संस्कृत थी। हिंदी पर वार अलग अलग देश के लोग जब आक्रमण करके हमारे देश में अराजकता फैलाने लगे और हमारे देश को अपना बनाने लगे तब, और उसके बाद राजनीतिक संदर्भ में कि कितनों ने इस पर वार किए, कितनों ने चोटें मारी हैं, कितनों ने इस पर वार किए, कितनों ने चोटें मारी हैं। ये अडिग शिला सी खड़ी रही, ये देवलोक अधिकारी हैं। ये बड़ी व्यवस्थित भाषा है। मैंने समझाया आपको सारे विशेषणों के साथ। ये बड़ी व्यवस्थित भाषा है, विज्ञान भी इसका अनुपम है, मृदु काव्य बना गहना इसका, नवगद्य समय का दर्पण है। ये आंखें हैं हिंदी, ये आंखें हैं, ये आंसू है, ये पूजा है, ये भक्ति है, ये गौरव है, ये शक्ति है। और हिंदी इस राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। मित्रों, आप सबने मुझे सुना, प्रेम दिया, समय निकाला मुझे सुनने के लिए। इस हेतु मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ राखी जी व्यास ने इस आयोजन के लिए मुझसे बातचीत की। जाधवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ओर से संचालित जाधवर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने, जाधवर से जुड़े अन्य सभी मित्रों ने, अन्य सभी रसिकों ने जो मुझे इस कार्यक्रम में मुझे वक्ता के रूप में बुलाकर मुझे सम्मान दिया, उस हेतु मैं इस संस्था के राव जी जाधवर, इस संस्था के उपाध्यक्ष अधिवक्ता शार्दुल राव जी जाधवर और जाधवर इंटरनेशनल स्कूल की अध्यापिका सौभाग्यवती राखी व्यास, इन सब का दिल की गहराई से
धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप इसी तरह मुझे बार बार सेवा का मौका दे, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।